नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारी बारी से आप लोग याद कर लेना। और लास्ट में दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग इस 20 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न का भी आंसर आपको पहले से याद था। अगर 15 प्रश्नों का आंसर याद था तो समझ लेना कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर 15 भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से नहीं पता है तो समझ लेना कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छी होनी चाहिए। तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी में दिया ना, देखो बी नंबर के स्थान पर आ गया सी, तो हमारा आंसर होगा सी, आयोडीन की कमी। आयोडीन मतलब कि नमक की कमी के कारण, आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग पनपता है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है रंध्र। यहाँ पर आधा र छूट गया, यहाँ पर मुंह आप लोग पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखना रंध्र मुख्यतः पतियों पर पाया जाता है। दूसरा का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र मुख्यतः पतियों पर पाया जाता है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है 3 नंबर। ये प्रश्न है जी कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को कहते हैं, यानी कि दोस्तों रक्तचाप मापने वाले उपकरण को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो हम लोग नाम देते हैं ऑप्शन नंबर जो डी में दिया ना, स्फेग्नोमैनोमीटर। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि रक्तचाप मापने वाले उपकरण को हम लोग यही कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा तीसरा का डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पराकुश में क्या पाया जाता है? पराकुश में क्या पाए जाते हैं? तो याद रखना पराकुश में पराकण पाए जाते हैं। आंसर हमारा मिल जाएगा 4 का डी नंबर, पराकोश में पराकण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा है अगला क्वेश्चन 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग, तो जी हाँ दोस्तों याद रखना जो लसिका होता है उसका रंग हल्का पीला होता है। हल्का पीला लसिका का रंग दोस्तों क्या होता है, हल्का पीला टाइप का होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा मिल जाएगा 5 का डी नंबर। अगला मैं प्रश्न की बात करूं 6 नंबर वाला, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DDT। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, DDT। इसको याद रखना। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। ये 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का हमारा प्रवाह कैसा होता है जी? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक दिशीय होता है। क्या होता है जी? एक दिशीय होता है। वेरी गुड, तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है 8 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक ऑप्शन नंबर ए में ओम होता है, जिसका संकेत भी दे दिया है, कुलम यानी कि सी, एम्पियर यानी कि कैपिटल ए, वोल्ट यानी कि बी। तो आवेश का दोस्तों SI मात्रक क्या होता है, कुलम भी होता है। क्योंकि दोस्तों ओम की अगर बात करें तो ओम हमारा प्रतिरोध का हो जाएगा, एम्पियर बात करूँ तो वो विद्युत धारा का हो जाएगा, और वोल्ट बात करूँ तो वो विभव और विभवांतर का हो जाएगा। तो बचा है हमारा कुलम, तो कुलम भी हमारा आवेश का SI मात्रक होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। ये दोस्तों 9 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी कि दोस्तों मतलब कि जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होता है वो मतलब कि दूर की वस्तुओं को ही साफ देख सकता है। वो दूर की वस्तुएं को ही मतलब कि स्पष्ट रूप से वो साफ साफ देख सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न बनता है 10 नंबर। ये 10 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ सी होगा, भूतापीय ऊर्जा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 10 का। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था दोस्तों? ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, याद रखना। अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक मतलब कि प्लस में किसकी फोकस दूरी होती है? तो मैं बात करूं उत्तल लेंस की, जो उत्तल लेंस यहाँ पर दिया है
और यहाँ पर दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी ना धनात्मक होती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं देखूँ तो उत्तल दर्पण की भी तो फोकस दूरी हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हमारा ए भी होगा और बी भी होगा। तो ए और बी के लिए दोस्तों कंडीशन दिया है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और बी दोनों, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों उत्तल लेंस के भी फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण के भी फोकस दूरी हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए हमारा आंसर हमारा बनेगा डी नंबर वाला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पहले चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ना, क्वेश्चन को 2 बार और सारे ऑप्शन को 1 बार अच्छे से पढ़ना जरूर, तभी आप लोग आंसर टिक लगाना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 13 नंबर पूछा जा रहा है। यह 13 नंबर प्रश्न है कि बताओ कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, जस्ट अभी आप लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन में देखा कि किसकी फोकस दूरी प्लस में होती है। तो जिसकी भी फोकस दूरी प्लस में होगी वो या तो उत्तल लेंस होगा या फिर उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, उत्तल होगा ना, क्या होगा हमारा उत्तल होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी प्लस में दिया है। कितना दिया है वो हमको मायने नहीं रखता है, प्लस उसका चिन्ह क्या दिया है, प्लस में दिया फिर माइनस भी दिया है, वो हमारे लिए मायने हैं। तो हमारा आंसर बन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल होगा। उत्तल में क्या होगा, या तो दर्पण होगा या फिर लेंस होगा। तो दर्पण की बात कहा जा रहा है तो दर्पण ही होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखो जी, समतल दर्पण जिसको हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, तो प्लेन मिरर समतल, यहाँ पर दोस्तों समतल, यहाँ पर दोस्तों त के बाद ल छूट गया, ठीक है, तो ल आप लोग देख लीजिएगा, तो यानी कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, क्योंकि वो प्लेन मिरर होता है और उसमें हमेशा दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, यानी कि दर्पण का सूत्र कौन है। तो अगर दर्पण की मैं सूत्र की बात करूं तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1/f बराबर 1/v + 1/u। इसको आप लोग ऐसे सीधा भी लिख सकते हो, 1/v + 1/u बराबर 1/f, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 का। ठीक है, 15 का हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन हमें प्राप्त होता है ना, वो कितना, तो वो प्लस में 1 प्राप्त होता है। याद रखना, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो प्राप्त होता है ना, वो 1 होता है, यानी कि प्लस में 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो मैं दोस्तों बात करूं तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी का मतलब दोस्तों क्या होता है, काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों किस दर्पण के द्वारा मिल सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों हमारा समतल दर्पण से मिल सकता है काल्पनिक, और हमारा मिल सकता है दोस्तों अवतल दर्पण से भी मिल सकता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण से भी मिल सकता है। तो दोस्तों अगर एक तरफ से देखा जाए तो हमारा आंसर मिलेगा डी नंबर वाला। क्यों मिलेगा जी, 1 मिनट, क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 मिनट थोड़ा सा सब्र करिए, 1 मिनट। क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं ना कहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब दोस्तों हमारा मिलेगा तो उत्तल दर्पण से ना मिलेगा, उत्तल दर्पण से मिलेगा। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो समतल दर्पण में भी तो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, और अवतल दर्पण में भी दोस्तों बनता है। तो हमारा आंसर डी नंबर ही वाला होगा, डी नंबर वाला हमारा बिल्कुल आंसर सही होगा। क्योंकि दोस्तों हमेशा समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में भी दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण की मैं बात करूं तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी नंबर। ये तो नहीं कह रहा है कि किसमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, केवल का नाम नहीं रखा, तो हमारा आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तब प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होना चाहिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो आपको पता है ना, परिकिरण के कारण होता है। वो सब किसके कारण होता है, तो परिकिरण के कारण ही होता है। यानी कि हमारा आंसर मिलेगा सी नंबर, परिकिरण के कारण होता है। किसके कारण होता है जी, परिकिरण के कारण होता है। सारे लोगों को याद करना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, हाँ ठीक है चलो।
अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर वो झुक जाती है। ठीक है, ये माध्यम हो जाएगा। ठीक है, कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई किरण मुड़ती है ना, माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब आपका अंतिम प्रश्न है 20 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस लेंस की फोकस दूरी। अब इसमें दोस्तों लेंस पूछ दिया ना, तो लेंस में दोस्तों उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा प्लस में होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। तो हमारा फोकस दूरी प्लस में पूछा है ना, तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, उत्तल लेंस की होगा। ठीक है, तो कितना प्रश्नों का आपको आंसर पहले से पता था, ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। ठीक है, तभी हम जांच पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए।